बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था साउंड। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि साउंड जो है वो प्रोपगेशन के लिए उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बेल जार एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स की कौन सी टाइप्स में आती है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। साउंड जो है वो साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव्स की कौन सी टाइप है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके अलावा हम आज स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड भी। सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल कैरेक्टर ऑफ वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल कैरेक्टर ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव जो हैं आपके पास वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है, पार्टिकल जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं। अब जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया था ट्यूनिंग फोर्क से साउंड प्रोड्यूस की थी। अगर आप इस तस्वीर के अंदर देखें तो जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट नहीं कर रही थी तो उस वक्त आपके पास जो एयर की डेंसिटी थी अराउंड द ट्यूनिंग फोर्क वो यूनिफॉर्म डेंसिटी थी, यानी कि एयर जो थी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थी ट्यूनिंग फोर्क के अराउंड। लेकिन जब आप ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराते हैं और ट्यूनिंग फोर्क अपनी ओरिजिनल पोजीशन से या मीन पोजीशन से मूव करती है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, फॉर एग्जांपल जब वो बी पोजीशन की तरफ जाती है तो जो लेयर एयर की लेयर आपके ट्यूनिंग फोर्क के बी वाली साइड के साथ होगी, वो ट्यूनिंग फोर्क उस लेयर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। प्रेशर एक्सर्ट जब उस लेयर के ऊपर होगा तो वो लेयर उस प्रेशर को नेक्स्ट लेयर के ऊपर एक्सर्ट करेगी, और इस तरह जो प्रेशर है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट लेयर की तरफ ट्रांसफ़र होता जाएगा। जब तक ट्यूनिंग फोर्क जो है वो पॉइंट बी की तरफ मूव करती रहेगी, लेयर प्रेशर ट्रांसफ़र होता रहेगा। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन जो है या वो क्या होता है कि जो बॉडी है वो आपकी वो मीन पोजीशन की एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करती है, यानी पॉइंट बी और पॉइंट ए के दरमियान मूव करती रहेगी। तो कुछ देर के लिए वो पॉइंट बी की तरफ मूव करती है। जब पॉइंट बी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच जाती है ट्यूनिंग फोर्क की साइड, तो वापस मूव करने लग जाती है मीन पोजीशन पे और फिर पॉइंट ए की तरफ। जब वो वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ मूव करेगी तो अब क्या होगा, जो आपके पास लेयर्स हैं एयर की मौजूद आपके पास ट्यूनिंग फोर्क के पास, उनके ऊपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से वो जो लेयर्स हैं आपकी वो थोड़ी सी पुश हो जाएंगी ट्यूनिंग फोर्क की तरफ, और उससे जो पिछली लेयर होगी उसके दरमियान उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जब वो पुश होगी लेयर ट्यूनिंग फोर्क की तरफ, जो पिछली लेयर थी, अब वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह क्या होगा, आपके पास कुछ एरिया वेव का ऐसा बन जाएगा, एयर का ऐसा बन जाएगा जहाँ पे आपके पास लेयर एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाएगी। पहले जब ट्यूनिंग फोर्क पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही थी तब आपके पास कंप्रेशन हुई थी, क्योंकि प्रेशर अप्लाई हो रहा था, लेयर्स आपस में क्लोज होगी। जब वो पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा तो क्योंकि अब यहाँ पे एरिया थोड़ा सा खुला हो गया, प्रेशर कम हो गया, उसकी वजह से लेयर के दरमियान में थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह क्योंकि कॉन्टीन्यूसली आपके पास वाइब्रेशन हो रही है, मोशन पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान हो रहा है, तो आपके पास साउंड वेव्स में कॉन्टीन्यूस फिर ये कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। यही जो मेथड है आपके पास सॉलिड के अंदर भी ऐसा ही होता है, लिक्विड के अंदर भी ऐसा होता है। लिक्विड के अंदर या सॉलिड के अंदर आपके जो पार्टिकल की लेयर होती है वाइब्रेटिंग बॉडी के साथ, जब उसकी तरफ मूव करेगी, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगी जहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो प्रेशर वो अपनी नेक्स्ट एटम की लेयर को ट्रांसफ़र करेगा, और जब वो अवे फ्रॉम दैट पोजीशन मूव करेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पे भी यानी लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों के अंदर साउंड वेव की प्रोपगेशन इसी मेथड से होती है, कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन के ज़रिए। तो ये जो कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन हो रही है, अगर आप देखें जो जिस डायरेक्शन में साउंड मूव कर रहा है, कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन, या फिर जो आपके पास मीडियम है आपका, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, वो भी उसी ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है फ्रॉम मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। या फिर जो आपके पास क्रस्ट एंड ट्रफ्स बनते हैं वो उसी डायरेक्शन में बन रहे हैं जिस डायरेक्शन में साउंड मूव कर रहा है। तो वाइब्रेशन बॉडी आपके पास वही है, डायरेक्शन ऑफ द साउंड वेव और डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम दोनों सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके पास जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब साउंड जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पता होना हमें बहुत लाजमी है।
अब साउंड के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें पता होना लाजमी है। जैसे आपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, कई दफ़ा आपको कोई आवाज़ ऊंची सुनाई देती है, कोई आवाज़ आपको थोड़ी सी कम धीमी आवाज़ सुनाई देती है, कोई आवाज़ आपको थोड़ी सी पतली होती है, कोई आवाज़ थोड़ी मोटी होती है। तो ये जो साउंड की करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कैसे पता लगाते हैं, हमें कैसे एहसास होता है, फीलिंग होती है कि कोई आवाज़ ऊंची है या धीमी है। तो ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। इस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर जो पहला हमारे पास करेक्टरिस्टिक है साउंड का, वो है लाउडनेस। लाउडनेस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड एंड अ फेंट साउंड। जो हम अपने कानों के ज़रिए से डिस्टिंग्विश करते हैं एक ऊंची आवाज़ में और एक नीची आवाज़ में, वो किस करेक्टरिस्टिक की बेस पे होता है? वो होता है लाउडनेस की बेस पे। जो आवाज़ ज़्यादा ऊंची होगी उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, और जो आवाज़ जो है वो धीमी होगी उसकी लाउडनेस कम होगी। अब जो ये लाउडनेस है, आवाज़ का ऊंचा होना या आवाज़ का धीमा होना, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर बताया था कि अगर आप ऊंचा साउंड प्रोड्यूस कर, साउंड की जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगी आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी पे, उसके एम्पलीट्यूड पे। अगर आपने लाउडनेस ज़्यादा करनी है साउंड की, तो उस लाउडनेस को ज़्यादा करने के लिए आपको एम्पलीट्यूड ज़्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक साउंड है जिसकी वेव फॉर्म यूँ बनती है, और एक साउंड आपके पास है जिसकी वेव फॉर्म इस तरह है। अब आप देखें इन दोनों में जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो बहुत डिफरेंस आ रहा है एम्पलीट्यूड का। ये वाली जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड कम है, और ये वाली जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो इस एम्पलीट्यूड के फ़र्क की वजह से ये जो आपके पास वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कम है, ये फेंट होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वेव जिसका एम्पलीट्यूड आपके पास ज़्यादा है। जो ये आपका लाउडनेस है ये एक्चुअली एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। आप हमेशा जब भी आप साउंड की लाउडनेस या फेंटनेस का जिक्र करेंगे तो आप कंपैरिजन करेंगे किसी स्टैंडर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल, हम जब कहते हैं कि साउंड ऊंचा है तो हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कोई किसी और साउंड के साथ जिसकी एम्पलीट्यूड कम होता है। अगर हम कहते हैं कि एक साउंड जो है वो आहिस्ता है, धीमा है, तो उसकी कंपैरिजन हम कर रहे होते हैं किसी ऐसे साउंड के साथ जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है या जिसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है। अब इसकी जो आपके पास लाउडनेस है इसकी आप एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं, जैसे हम गिटार या सितार जो होता है हमारे पास जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं इनको यूज़ करते हैं। तो जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इनके अंदर जो आपके पास वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं सितार के अंदर या गिटार की वायर्स के अंदर, उनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो साउंड आपको इतना ज़्यादा लाउड फील नहीं होता। लेकिन यही जब हम कोई बड़ा ड्रम बजाते हैं तो उसके ऊपर अगर आप ज़ोर से स्टिक को मारेंगे तो उसकी जो ड्रम की जो सरफेस होगी उसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो साउंड होता है वो भी बहुत ज़्यादा लाउड होता है। जो आपके पास लाउडनेस है ये एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉडी जिसका एरिया ज़्यादा है उसके अंदर अगर आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे, तो उसका लाउडनेस उस बॉडी के लाउडनेस से ज़्यादा होगी जिसका एरिया कम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक छोटा ड्रम है तो उसके ऊपर आप चाहे जितनी मर्ज़ी ज़ोर से स्टिक को मारें, आपका साउंड एक ख़ास हद तक ही ऊंचा हो सकता है, उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे बड़ा ड्रम ले आएँ और उसको उतनी फोर्स से स्ट्रक करें जितनी मैक्सिमम फोर्स से आपने छोटे ड्रम को स्ट्रक किया था, तो सेम फोर्स अप्लाई करने से जो बड़ा ड्रम है उसके अंदर साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये जो डिफरेंस आया है किस वजह से आया? फोर्स तो वहाँ पे भी जितनी लगाई उतनी ही फोर्स आपने यहाँ पे लगाई, तो डिफरेंस आपके पास है एरिया के अंदर। तो जब आप सेकंड ड्रम लेके हैं उसका एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से साउंड भी ज़्यादा ऊंचा हो गया या लाउड हो गया। अब लाउडनेस की एक जो एग्ज़ाम्पल है वो एक और इस तरह भी हो सकती है कि जैसे आप ट्यूनिंग फोर्क को जब रबर हैमर से स्ट्रक करते हैं तो उसके अंदर एक फीबल सा एक बड़ा हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर इसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को आप टेबल के ऊपर रख दें तो वो जो वाइब्रेशन है वो ट्यूनिंग फोर्क से ट्रांसफ़र हो जाएंगी उस टेबल की सरफेस के ऊपर और आपको एक ज़्यादा ऊंचा आवाज़ सुनाई देगा। तो ये आपको जो एक्सपेरिमेंट है या जो एग्ज़ाम्पल हमने किया है ये भी आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि जो लाउडनेस है वो विद द एरिया भी इंक्रीज़ होता है। तो हमने देखा कि लाउडनेस आपके पास साउंड का ऐसा करैक्टर है जिसके ज़रिए हम लाउड या फेंट नॉइज़ के दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ ऊंची है, कौन सी आवाज़ नीची है। और जो लाउडनेस है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर आपके पास है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव और सेकंड फैक्टर आपके पास है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर आपके पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड लाउड होगा, एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड
फेंट होगा। इसी तरह अगर आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज़्यादा है तो साउंड लाउड होगा, और अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कम है तो साउंड फेंट होगा। तो ये आपके पास जो साउंड है इसकी लाउडनेस को कंट्रोल भी इस तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको कहीं ऊँची आवाज़ प्रोड्यूस करनी है तो या तो आप उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा कर दें या फिर आप वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज़्यादा कर दें। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हर जगह के ऊपर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होती। कई जगह पे आप एम्पलीट्यूड को ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप एरिया ज़्यादा कर लेते हैं, कई जगह पे आप जो है वो एम्पलीट्यूड एरिया को ज़्यादा नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप फिर एम्पलीट्यूड जो होता है साउंड वेव का उसको ज़्यादा कर लेते हैं। जो थर्ड फैक्टर आपका लाउडनेस का वो है डिस्टेंस फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग बॉडी। अब आपने ये देखा होगा कि अगर आपके पास जो डिस्टेंस है वाइब्रेटिंग बॉडी से वो कम हो तो आपके पास वो जो साउंड है वो थोड़ा सा लाउड फील होता है। लेकिन अगर यही डिस्टेंस आप थोड़ा ज़्यादा कर लें या आप वाइब्रेटिंग बॉडी से थोड़ा दूर चले जाएँ तो जो साउंड होगा वो वैसे ही उसकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन आपको वो साउंड जो है वो कम सुनाई देगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप लार्ज डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, दूर खड़े होते हैं, जो साउंड वेव जो होती हैं वो ड्यू टू दी रेजिस्टेंस, क्योंकि आपके पास जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो साउंड वेव को प्रोडक्शन को रेजिस्ट करते हैं, इसीलिए आपकी जो साउंड है वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही ट्रैवल कर सकता है, उससे ज़्यादा आगे ट्रैवल नहीं करता। वेव जो होती है उसका एम्पलीट्यूड ख़त्म हो जाता है। तो अब आप जब करीब खड़े होते हैं तो आपको जो साउंड है वो सपोज़ आपके पास डिस्टेंस है तो आपके पास यहाँ पे वाइब्रेटिंग बॉडी है। अब यहाँ से जब साउंड प्रोड्यूस हुआ तो उसकी वेवलेंथ इस तरह बनी, लेकिन जो आप इससे दूर जाते जाएंगे आपके पास वो जो साउंड की वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी और एंड पे एकदम ऐसा है कि जहाँ पे वेवलेंथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप इस जगह पे खड़े हुए हैं तो यहाँ पे तो पूरी वेवलेंथ आपको सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है साउंड लाउड है। लेकिन अब अगर आप वाइब्रेटिंग बॉडी से थोड़ा दूर चले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, तो इधर क्या होगा, अब आपके पास जो साउंड की वेव्स हैं उनके अंदर डैम्पिंग की वजह से वो वेव्स ख़त्म हो गई हैं। जब वेव्स ख़त्म हो गई है इसका मतलब है साउंड ख़त्म हो जाएगा, तो वो साउंड ख़त्म। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अब यहाँ पे अब वेव तो हैं लेकिन उनका एम्पलीट्यूड इस वेव के मुताबिक या मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे आपको जो साउंड सुनाई देगी वो लाउड होगी, जबकि जो यहाँ पे आपको साउंड सुनाई देगी वो फेंट होगी। तो ये आपके पास एक फैक्टर है लाउडनेस का, डिस्टेंस फ्रॉम दी वाइब्रेटिंग बॉडी। आप वाइब्रेटिंग बॉडी से जितना दूर होंगे साउंड उतना कम होगा, वाइब्रेटिंग बॉडी के जितना करीब जाएंगे साउंड उतना ज़्यादा लाउड सुनाई देगा। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर आपके पास कोई एम्बुलेंस आपको आती हुई नज़र आ रही हो तो आपने ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर वो एम्बुलेंस दूर है तो आपके पास साउंड उसका कम आ रहा होगा सायरन का, लेकिन जो एम्बुलेंस आपके करीब आती जाएगी आपको सायरन का साउंड जो है वो ज़्यादा ऊँचा सुनाई देने लग जाएगा। तो ये भी आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये देखने के लिए कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे डिपेंड करती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि साउंड कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, उसके बाद हमने एक करैक्टर डिस्कस किया साउंड का लाउडनेस। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग करैक्टर हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।